मित्रों, हमारी लद्दाख सीरीज जारी है। पिछले एपिसोड 6 में कारू से पेंगोंग लेक पहुंचकर वहां स्टे किया था। साइड में जो आप नीले कलर की झील देख रहे हैं ना, ये पेंगोंग लेक है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड 7 में पेंगोंग से नुब्रा वैली तक का सफ़र करेंगे। इस दौरान बीच में कई स्थान आएंगे, जैसे दुर्बुक, सियोक, अघम, खलसर, दिस्कित और हंडर। इन सब के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे कि नुब्रा वैली कैसे पहुँचें, कौन सा रूट कहाँ जाता है, रिवर राफ्टिंग कहाँ और कितने रुपए में होती है। भारत की सबसे लंबी जिप लाइन भी देखेंगे। 2 कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी के बारे में जानेंगे। पूरे भारत में हुंडर ही एक ऐसी जगह है जहाँ इस तरह के ऊँट मिलते हैं। वहाँ रेत के टीले भी हैं। भारत चीन सीमा पर भी आपको लेकर चलेंगे या उसके बारे में डिटेल शेयर करेंगे। भाई चाइना है उधर, चाइना पहुंच जाते थोड़ी देर में। गलवान घाटी है जहाँ पर वो इतनी लड़ाई कह रहे, इससे आगे चाइना ही है। इनके अलावा वीडियो में बहुत कुछ है बताने को, तो चलें इस एपिसोड 7 को आगे बढ़ाते हैं। राइट साइड में पेंगोंग लेक है। अभी तो इसका कलर नीला है, पर ये चेंज होकर हरा, भूरा या थोड़ा लाल भी जो है हो जाता है। ये झील सी लेवल से 4225 मीटर की हाइट पर दुनिया की सबसे ऊंची साल्ट लेक है। यानी इसका पानी मीठा नहीं है बल्कि नमक जैसा है। पेंगोंग लेक से 28 किलोमीटर दूरी पर मिराक है। फिर वहाँ से 26 किलोमीटर आगे आता है चुसुल। चुसुल के कुछ दूर आगे ये झील तिब्बत में एंटर कर जाती है। वो पार्ट जो है तिब्बत का चाइना ने कब्जा कर रखा है। पेंगोंग लेक का 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत में है और 90 किलोमीटर का एरिया चीन द्वारा कब्जाए गए तिब्बत में है। बाकी बचा 10% पार्ट विवादित है, जो भारत चीन के बीच जो है बफर जोन का काम करता है। यहाँ से तिब्बत करीब 45 किलोमीटर दूर रह जाता है। सोचो कितना नज़दीक है। अगर लद्दाख की राजधानी लेह से यहाँ पर आ रहे हैं तो ये झील वहाँ से करीब 144 किलोमीटर है। लेक के बारे में हमने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ चर्चा की है, इसलिए यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। वो कहाँ रह गया? वो तो पीछे था। यहाँ से पेंगोंग लेक की शुरुआत है, जो करीब 45 किलोमीटर लंबी है। झील के पास नीचे वाला रास्ता लुकुंग होते हुए फोब्रांग विलेज जा रहा है, जो यहाँ से 13 किलोमीटर है। फिर उस गांव से मार्सिमिकला करीब 25 किलोमीटर है। 5580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मार्सिमिक दर्रा भारत का तीसरा और दुनिया का शायद छठा सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ जाने के लिए परमिट और सेना की अनुमति लगती है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC यानी तिब्बत सीमा के नज़दीक है। हम पेंगोंग लेक से आगे निकल आए हैं और दुर्बुक की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोहे का पुल है। लद्दाख में ज़्यादातर लोग बाइक से सफ़र करते हैं, ये उनका ड्रीम होता है। आगे रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है, इसलिए जाम लगा है। लद्दाख के कई हिस्सों में मरम्मत और नए रास्ते बनाने का काम जो है चलता रहता है। कई वर्ष पहले जो यहाँ पर आया हो उससे पूछना कि तब कंडीशन कैसी थी। तब रास्ते बहुत ख़तरनाक हुआ करते थे, लेकिन अब सड़कों का जाल अच्छा बिक चुका है। अच्छी रोड बन गई तो लद्दाख की ज़्यादातर सड़क कंडीशन ठीक ठाक है। यहाँ रोड बनाने का काम सीमा सड़क संगठन और उसके सहायक संगठन कराते हैं। ये लोग पूरी मेहनत से अपने काम में लगे रहते हैं, ताकि बाकी लोग जो है अपनी जर्नी ठीक से कर पाएँ। तो इनको सैल्यूट तो बनता है यार।
अब हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक से 39 किलोमीटर की दूरी पर दुर्बुक में। यहाँ से सियोक गांव 18 किलोमीटर है। पेंगोंग वाला जा रहा है। दुर्बुक से नुब्रा वैली जहाँ दिस्कित और हंडर हैं, वहाँ पहुँचने के 2 रूट हैं। पहला लेफ़्ट साइड वाला रास्ता जो दुर्बुक, शक्ति और वारीला पास होते हुए अघम पर निकलता है। उसके बाद अघम से खलसर जाते हुए हुंडर और दिस्कित पहुँचते हैं। इस रास्ते से जाते हैं तो पेंगोंग से नुब्रा वैली करीब 230 किलोमीटर पड़ता है, जो कि लंबा और थोड़ा खतरनाक रास्ता है। इसलिए ज़्यादातर लोग दूसरा रूट अपनाते हैं, वो है दुर्बुक से सियोक होते हुए अघम वाला मार्ग। उसके बाद खलसर, दिस्कित और हंडर आता है। इस छोटे रास्ते से पेंगोंग से नुब्रा वैली करीब 165 किलोमीटर है। तो पहले जो रास्ता देखा वो 230 किलोमीटर का था, जबकि ये छोटा वाला 165 किलोमीटर है। ये जो हमने वारीला और सियोक वाले रूट बताए हैं ना, वो दोनों अघम में मिलते हैं। वो जगह भी आपको आगे दिखाएंगे। मित्रों, एक बात और बता दूं कि अगर आपको दुर्बुक से लेह जाना है तो इसके लिए पहले यहाँ से शक्ति जाना होगा, उसके बाद कारू आएगा और फिर लेह पहुँचेंगे, जो दुर्बुक से 108 किलोमीटर है। इस तरह दुर्बुक से 3 रास्ते जाते हैं, एक वारीला वाला, दूसरा सियोक का और तीसरा लेह वाला। चूँकि हमें दिस्कित और हुंडर जाना है तो सियोक गांव से होकर गुजरेंगे। दुर्बुक में कोई प्रॉपर मैकेनिक शॉप नहीं है जहां पर बाइक या 4 व्हीलर रिपेयर हो जाए, लेकिन यहां पर रॉयल एनफील्ड की एक मोबाइल वैन खड़ी हुई मिल सकती है जहां बाइक को आप ठीक करा सकते हैं। हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का चैन स्प्रोकेट ख़राब हो गया था, जिसको यहीं दुर्बुक में ठीक कराया। सड़क किनारे सियोक रिवर बह रही है। कभी ये रास्ते से दूर होगी तो कभी नज़दीक, लेकिन जाएगी नुब्रा वैली। अभी इसमें पानी कम है, लेकिन मानसून या भारी बारिश के समय पानी सड़क को डुबो सकता है। तब कुछ जगहों पर खतरनाक वाटर क्रॉसिंग के चलते ये रूट अक्सर जो है बंद भी मिल सकता है। वैसे लद्दाख रेन शैडो एरिया है जहाँ बारिश ना के बराबर होती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि जो हम रास्ते में पानी देखते हैं या फिर नदियों में इतना पानी है वो कहाँ से आता है। तो भाई साहब, वो आता है बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से। जैसे सर्दियों में यहाँ पर खूब स्नोफॉल होती है तो वो पिघलती है, और कहीं कहीं पर जो है हिमखंड है, मतलब ग्लेशियर हैं, वो भी पिघलते हैं। तो उन सब का पानी रास्तों से होता हुआ नदियों में प्रवेश करता है। कोशिश कीजिए कि नदी के पास वाले रास्ते को सुबह जल्दी पार कर लें, तब बर्फ़ कम पिघलती है। वैसा हर वक्त ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। फिर भी इस ओर आने से पहले कहीं पर किसी लोकल वाले से पूछ लेना कि सियोक से नुब्रा वैली का जो रास्ता है वो खुला है या नहीं। अगर ये रास्ता बंद हो तो फिर आप जो है दुर्बुक से वारीला वाले रूट से होते हुए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो मार्ग लंबा और थोड़ा कठिन है। नदी के कारण पेड़ पौधे यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं, वरना लद्दाख में हरियाली बहुत कम है। यहाँ से सियोक 13 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी सियोक नदी का पानी सड़क के ऊपर आ जाता है। सियोक नाम के पीछे 2 मान्यताएं हैं। एक तो ये कि सियोक का अर्थ तिब्बती भाषा में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ माना जाता है, जो कि इसके तेज और खतरनाक बहाव के कारण होगा। सियोक और नुब्रा वैली के क्षेत्र पुराने समय में सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करते थे। सिल्क रूट बोले तो रेशम वाला मार्ग हिंदी में, जो मिडिल एशिया और भारत को जोड़ता था। तब उबड़ खाबड़ रास्तों से ऊँटों द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापारी आते जाते थे। व्यापारी और पशु जो है नदी किनारे इसलिए चलते थे ताकि उन्हें पानी की कोई कमी ना हो। इसके चलते कई स्थानों पर सियोक रिवर भी क्रॉस करनी पड़ती थी, जिसके तेज बहाव में अक्सर कुछ लोगों और जानवरों की मौत हो जाती थी। शायद इसलिए इसको मौत की नदी कहा गया हो। वैसे तो सिल्क रूट के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन उससे वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यही रोकते हैं। अगर कहीं आगे ज़रूरत के हिसाब से जिक्र आएगा तो फिर बात कर लेंगे। सियोक का दूसरा अर्थ भी तिब्बती भाषा से आया है, जिसका अर्थ है बजरी फैलाने वाला। नदी के नीचे पत्थरों के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को बजरी कहा जाता है, जो कि आपको रेलवे ट्रैक और सड़क बनते समय दिखी भी होगी। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सियोक गांव के कारण ही इस नदी का ये नाम हुआ।
अब भैया बहुत प्राचीन समय की बात है, सटीक उत्तर किसी के पास है नहीं, बस जो लिखा है और जो कहा गया है वो मैं बता रहा हूँ। सियोग नदी सियाचिन क्षेत्र के पास बने रीमो ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये नुब्रा वैली, दौलत बेग ओल्डी, सियोग गांव, दुर्बुक, तांगसे और चुशुल के पास से बहती हुई आगे जाती है। फिर ये पीओके के बाल्टिस्तान से होती हुई सिंधु नदी से मिलती है। इस तरह ये लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। लद्दाख में सियोग रिवर का संगम दिस्कित गांव के पास नुब्रा नदी से होता है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं गलवान, चाप, चांग, चेनमो और हुसे। यहाँ से धीरे धीरे रोड ऊपर की ओर चढ़ेगी। सियोग रिवर अब नीचे गहराई में चली गई है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो आगे है, उसके दर्शन होंगे। रोड अच्छी है पर साइड में कोई सेफ्टी नहीं है। थोड़ी सी भी गलती खतरनाक हो सकती है मित्रों। सियोग रिवर अभी 7 किलोमीटर आगे है। सियोग रिवर नहीं, सियोग गांव। चूँकि लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान के कब्जाए गए तिब्बत तथा पीओके से लगती है, इसलिए सेना का मूवमेंट चलता रहता है। भारतीय वीर सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। यहाँ देखिए एकदम तीखी चढ़ाई वाला मोड़ है। रोड पर कहीं भी सेना का वाहन दिखे तो पहले उनको जाने के लिए रास्ता दे देना चाहिए। अगर कहीं डगमगाने की स्थिति हो तो बाकी दिशा निर्देश सेना के वाहन चलाने वाले सैनिक दे देते हैं कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने हमें कहा कि इधर की साइड आ जाओ। वीडियो GoPro 9 एक्शन कैमरे के वाइड एंगल सेटिंग से शूट हुई है, तो इसमें इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये जो है ना कैमरा अगर वाइड एंगल में शूट होता है तो उसको फैला देता है मतलब जो है जो चढ़ाई दिखनी चाहिए उतनी नहीं दिखती, वो थोड़ा उसको कम तर आंकता है, लेकिन वास्तव में चढ़ाई काफ़ी है। आगे ये दूसरा मोड़ है। भाई साहब, आपको वीडियो देखते हुए नहीं लग रहा होगा कि हम कितने डेंजर वाले रास्ते पर हैं। सच कहूँ तो लद्दाख जर्नी में कई जगह ऐसा लगा था कि बस अब गए, अब नहीं बचेंगे। कहीं सांस लेने में दिक्कत हुई तो कहीं खतरनाक रास्तों पर ज़िंदगी दांव पर लगी दिखी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर महसूस हुआ। खड़ी चढ़ाई, रास्ते पर जाम और साइड में कोई सेफ्टी ना होने से डर लग रहा था यार कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा ना तो एकदम धड़ाम से नीचे गहरी खाई में जा पड़ेंगे। जीवन का द एंड। ये मैदानी प्लेन रास्ता देखकर थोड़ी राहत की सांस मिली कि चलो यार, खड़ी चढ़ाई पार करके यहाँ खुले मैदान में पहुँच गए। सियोग 3 किलोमीटर बचा है। इसके ऊपर जो DBO 240 किलोमीटर लिखा है ना, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये केवल नाम मात्र नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आगे जो हरा भरा सा एरिया नज़र आ रहा है वो एक गांव है। यहाँ से देखने में लग रहा है कि गांव पास में ही है, लेकिन ये भी दूर है। हमें धीरे धीरे घूम घूम कर नीचे उतरना है। उतराई भी इतनी आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा ब्रेक का यूज़ होता है। ड्राइविंग स्किल अच्छी हो और सेहत भी ठीक हो तो ये सफ़र कुछ हद तक आसान हो जाता है, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कितने तीखे मोड़ हैं, वो भी उतराई वाले। अब तो मुझे भी वीडियो देखकर हैरानी हो रही है जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ कि यार हम ऐसे रास्तों से होकर गुजरे हैं। कभी कभी यकीन नहीं होता कि हमने लद्दाख
जर्नी पूरी कर ली। चूँकि हम पहली बार लद्दाख आए हैं, रास्ते अनजान हैं, तो थोड़ा भयभीत होना तो बनता है यार। अगर कोई पहली बार लद्दाख आने वाला इंसान ये कहता है कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा या हमारी लद्दाख यात्रा बहुत आसानी से हो गई, तो मान लो कि वो झूठ बोल रहा है। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई माउंटेन पासिस कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में शामिल कई दर्रे हैं। दर्रे मतलब माउंटेन की जो है हाईएस्ट जो है चोटी। यहाँ से गुजरना कोई आम आसान काम नहीं है। लद्दाख में बाइक राइड से काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। हमें ये सब मालूम था कि लद्दाख में हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ क्या, सबके साथ ही होता है, और वो भी अगर बाइक से जा रहे हैं तब ज़्यादा होगा। जब डर के साथ खुशी मिले उसी को तो एडवेंचर कहते हैं। सच में मित्रों, भले ही कई जगह भयभीत हुए हों, पर लद्दाख जाते समय जो अनुभव हुआ और नज़ारे देखे, उनसे मन को जो संतुष्टि मिली उसको बयां नहीं किया जा सकता। अगर कोई कभी लद्दाख आया है तो ये मेरी बात आसानी से समझ पाएगा। ये हमेशा के लिए यादों में समा जाने वाली जर्नी है। इसको मैं दोबारा भी करना चाहूँगा। ये सियोक वैली है। घाटी में बसे इस खूबसूरत जगह को सियोक विलेज कहते हैं, जो दुर्बुक से 18 किलोमीटर दूरी पर बसा हरा भरा गांव है। यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। चूँकि सियोक गांव सियोक नदी किनारे बसा है, इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत लिमिट मात्रा में खेती भी हो जाती है। नदी के कारण हरियाली है और ज़मीन भी थोड़ी उपजाऊ है, जिसमें गेहूँ, जौ और कुछ सब्जियाँ उगाई जाती हैं। ये खेती आगे और ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन खेती से इनको इतनी आमदनी नहीं होती। यहाँ के लोगों का मेन रोज़गार और आगे का जो है लद्दाख का जो मुख्य आय जिससे प्राप्त होती है वो है टूरिज़्म। टूरिस्ट आते हैं, यहाँ रुकते हैं, खाते हैं और समय बिताकर वापस चले जाते हैं, तो उनसे यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है। सियोक गांव लेह ज़िले की दुर्बुक तहसील में आता है। यहाँ से दिस्कित 93 और हुंडर 104 किलोमीटर आगे है। सियोक गांव के बाहर ये चेक पोस्ट बनी है, लेकिन यहाँ कोई परमिट चेक नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट साइड के रास्ते से जाते हैं तो 45 किलोमीटर आगे अघम और 70 किलोमीटर पर खलसर पहुँच जाएंगे। यानी लेफ़्ट वाला रास्ता नुब्रा वैली की ओर जा रहा है, जबकि सीधा नीचे वाला रूट DBO वहाँ पर लेकर जाएगा। हमारे साथी जो दूसरी बाइक पर थे, उन्होंने सोचा कि नीचे वाले रास्ते से जाना होगा, तो वो निचले रूट से जाने लगे। हम भी देखा देखी उनके पीछे चल दिए कि भाई आगे वाला ठीक है तो फिर हम भी चलो। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये रास्ता DSDBO यानी दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी की ओर जा रहा है, जो यहाँ से 230 किलोमीटर है। ये रोड दौलत बेग ओल्डी एयर बेस तक जाती है, जहाँ से चीन द्वारा कब्जाया गया अक्साई चीन मात्र 9 किलोमीटर रह जाता है और काराकोरम दर्रा 10 किलोमीटर बचता है। यानी हम अनजाने में चीन की तरफ जाने वाली रोड पर बढ़ रहे थे। गलवान भी इसी रोड पर यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर है, जहाँ पर 2020 में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें अपने वीर भारतीय सैनिकों ने चीनियों को सबक सिखाया था। कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता था कि ये रास्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर जा रहा है, जहाँ एक और भारत तो दूसरी तरफ चीन की सेना है। ये आम रास्ता नहीं है। जब तक तो नहीं था जब तक हम गए थे, बाद में हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती। केवल कुछ ही एरिया है जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, बाकी जगहों पर जाना मना है। कुछ दूर आगे आने पर हमें ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी कि आगे मत जाओ, उस ओर जाना मना है, वापस लौट आओ। हमने बाइक रोक कर आवाज़ सुनी और थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर आ गए। फिर क्या था, हमने थोड़ी देर सोचा कि यार ये रास्ता तो ख़तरनाक है, तो हम वापस फिर से ऊपर की ओर जाने लगे। अभी चाइना पहुंच जाते। चाइना चल रहे हो? चाइना भाई, चाइना है उधर।
चाइना पहुंच जाते थोड़ी देर में। नहीं मैप में है, वो बोला कि गलवान घाटी है जहाँ पर वो थी ना लड़ाई, कह रहे इससे आगे चाइना ही है, आर्मी एरिया है वो। दोबारा उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से नीचे गए थे। अब हमें ऊपर वाले रास्ते से आगे बढ़ना है। ये चेक पोस्ट सियोक गांव से आगे है। बोर्ड पर लिखी जानकारी के अनुसार यहाँ से अगम विलेज 45 किलोमीटर, खलसर या खालसर जो है 70 और खारदुंगला टॉप 125 किलोमीटर है। अगर आपने एपिसोड 5 देखा होगा तो पता होगा कि लद्दाख में कुछ जगहों पर अलग अलग कलर के पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं लाल भूरा तो कहीं काला सफ़ेद, रंग बिरंगे पहाड़ हैं। ये खासियत सिर्फ लद्दाख में ही है। रोड के लेफ़्ट और राइट साइड वाले पहाड़ अलग कलर के हैं। सच में यार लद्दाख का सफ़र बहुत ख़ास होता है। रुपए कमाने के लिए तो इंसान पूरी ज़िंदगी लगा ही रहता है, लेकिन अगर कभी समय मिले और सब ठीक हो लाइफ में तो एक बार बाई रोड लद्दाख ज़रूर आना यार। हाँ, हो सकता है कि हर किसी के लिए लद्दाख अच्छा ना हो, अच्छा मतलब घूमने के पर्पज़ से उसको ये जगह पसंद ना आए। कोई कोई होता है ना, जैसे कहीं रील या वीडियो देखी होंगी कि लद्दाख मत जाना, तो हर किसी का अनुभव अलग होता है। कई लोगों को बहुत परेशानी भी हो सकती है, पर जिन्हें घूमना पसंद है उनके लिए ये बहुत एडवेंचर जर्नी होगी। कहीं ऊंचे दर्रे मिलेंगे तो कभी समतल भूमि, मतलब अलग ही लैंडस्केप होगा। ये बदलते हुए रास्ते जीवन भर याद रहेंगे। आजकल की भागदौड़ में यादें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या फिर ऐसी खूबसूरत वादियों के साथ बनी हो। पास में ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमेशा याद रहे और जिसे देखकर आप खुश हो कि हाँ, जब हम गए थे तो ऐसा हुआ था। जब आज वाली पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी तो बच्चों को सुनाने बताने के लिए कुछ स्टोरी तो होनी चाहिए ना यार। या फिर आपके पास सिर्फ बताने के लिए ऑफिस वाली बातें हुआ करेंगी कि हम ऑफिस जाते थे, बॉस ये कहते थे और हम ये करते थे। भाई साहब, ये मायने नहीं रखता। हाँ, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, लेकिन ट्रैवल के दौरान जो मेमोरी बनती है ना, वो हमेशा के लिए बन जाती है और आपको पॉजिटिव जो है एनर्जी देंगी। सब मिट जाता है दोस्तों, लेकिन यादें याद आती हैं। अगर आपकी भी लाइफ में याद करने के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है तो ऐसे ही रास्तों को, सफ़र को अपना बनाकर सेव कर लो। बहुत फिल्मी बातें हो गई ना यार, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। चलिए अब वास्तविक जीवन में लौटते हैं। यहाँ रोड उबड़ खाबड़ है, बीच बीच में कुछ टूटे फूटे हिस्से आते हैं, पर लद्दाख की ज़्यादातर सड़कें अच्छी बनी हुई है। यहाँ से आगे थोड़ी दूर तक कोई प्रॉपर रोड नहीं मिलेगी। हमें ऐसे ही रास्ते से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये वीडियो पुरानी है तो अब शायद अच्छी पक्की सड़कें बन गई होंगी। ये मैं वीडियो 2026 में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अब तक मतलब नई जानकारी भी इसमें ऐड की गई है। तो आप 2026 में देखें, 27 में, 28 में जब भी देखोगे तो ये वीडियो लद्दाख की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में काम आएगी। अब देखिए, जिस बाइक पर हम सवार हैं, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, उसको मेरा मित्र चला रहा है। ये बाइक इसी के अंकल जी की है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैं बैठा हूँ बाइक के पीछे। तो अब पीछे क्या कर रहा हूँ, तो मित्रों को वीडियो रिकॉर्ड करने वाला तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बस कैमरा बटन दबाया और वीडियो रिकॉर्ड होती रही। भाई साहब, देखना होता है ना कि क्या रिकॉर्ड करना है या क्या। मैं पीछे बैठकर रिमोट से कैमरे को कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि लद्दाख की खूबसूरती और एडवेंचर को यादों के रूप में रिकॉर्ड कर सकूं, मेमोरी के रूप में। वैसे तो कोई भी बाइक यहाँ आ सकती है, वो चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर बाइक दमदार हो तो थोड़ी बेफिक्री आ जाती है।
यहाँ मैदान और ज़्यादा चौड़ा हो गया, जो आगे भी कई जगह देखने को मिलेगा। जैसे मोरे प्लेन्स में सपाट एरिया है ना, ऐसे ही कुछ यहाँ पर और आगे भी आएगा। कुछ कहना चाहोगे शी जिनपिंग जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो? इंडियन है भाई, हम इंडियन। ये रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, यानी पथरीला रास्ता है। बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। फ़िलहाल यहाँ कोई रोड नहीं दिख रही। पहले कभी सड़क रही होगी, लेकिन अब उसके निशान नहीं है। अगम 37 किलोमीटर आगे है। चलो, उबड़ खाबड़ के बाद अब रोड थोड़ी अच्छी आ गई। पता नहीं ये खुशी कब तक टिकेगी। यहाँ वाटर क्रॉसिंग करनी होगी, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं नीचे उतरकर आगे जाने लगा। मैं चाह रहा था कि बिना जूते भीगे इसको पैदल पार कर लूँ, लेकिन पार करने के लिए कोई सही जगह नहीं दिखाई दे रही जिससे कि पानी जूते में ना जाए। लेकिन भैया क्या है, जब कोई जगह नहीं मिली तो मैं भी सीधे जाने लगा कि चलो जूते भीगते हैं तो भीगने दो। यहाँ ऊपर से रास्ते पर 4 जगह पानी आ रहा है। पानी की धार रास्ते को ना काटे, इसलिए तारों से पत्थर बांधकर सड़क किनारे रखे हैं। ये तो आसान था। आमतौर पर लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं होते, ऐसा क्यों, ये हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। राइट साइड में नीचे की ओर श्योक रिवर है। नदी का एरिया काफ़ी चौड़ा हो गया है, पर पानी कम है। विंटर में भीषण बर्फबारी होती है, तब हिमाचल और कश्मीर से लद्दाख जाने वाली सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे लद्दाख बाकी भारत से करीब 6 महीने तक के लिए कट सा जाता है। यहाँ से नदी में पानी बढ़ गया है। पानी मटमैला है, क्लियर नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, जिसमें जब पानी ऊपर से बहकर आता है ना नीचे की ओर, तो साथ में मिट्टी भी आ जाती है, इसलिए पानी ऐसा है। ये रास्ता अब काफ़ी दूर तक नदी के साथ साथ चलेगा। यहाँ से अगम 30 और खलसार 55 किलोमीटर है। यहाँ देखिए नदी रास्ते के पास आ गई। जब पानी का लेवल बढ़ता है तो ये सड़क डूब जाती है, तब इसे पार करके आगे जाना पड़ता है। तेज़ रफ्तार से बहती हुई नदी सड़क को भी काटती है। अब रास्ता और ज़्यादा पथरीला हो गया। आसानी तो क्या मिलती और कठिनाई आ गई। देखने में लग रहा हो कि तो नॉर्मल है यार, बाइक दौड़ा दे, पर ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और ही होती है। भूमि समतल भले ही दिख रही हो, पर ये उतनी आसान नहीं है। यहाँ बहुत बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम तीनों के अलावा आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसे में अगर कहीं बाइक ख़राब हो जाए या किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो फिर समस्या हो सकती है। यहाँ प्रॉपर नेटवर्क भी नहीं है जिससे कहीं कांटेक्ट कर पाएँ। लद्दाख का सफ़र कई स्थानों पर जटिल हो जाता है कि कुछ हो गया तो क्या होगा। यहाँ चोरी या लूट वगैरह नहीं है। अच्छे लोग हैं, कोई समस्या नहीं होगी। व्यवहार भी अच्छा है उनका। यहाँ तो एक ही डर रहता है, वो है मौसम और रास्तों की कठिनाइयों का। इसलिए भैया अगर कहीं खतरनाक जगह जा रहे हैं ना बाहर घूमने फिरने, तो अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करा के जाए। ये कोई ऐड नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो फैमिली के लिए भी जो है कुछ होना चाहिए कि भाई इंसान जाने की हानि की पूर्ति तो होती नहीं, वो तो खैर कभी ना भूलने वाला नुकसान होता है। लेकिन फैमिली उस समय जो मेंटली गुजरेगी, जो उसको जो है मानसिक दिक्कत होगी वो तो होगी, लेकिन फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय सहायता थोड़ी बहुत टर्म इंश्योरेंस के रूप में मिल सकती है। तो इसलिए करा कर रखें। हाँ, हालांकि मैंने अभी तक नहीं कराया है, लेकिन ये ज़रूरी है यार। मैं भी आने वाले समय में करा लूँगा।
मित्रों, जब से मैंने YouTube पे वीडियो डालनी शुरू की है और अब तक, यानी कि शुरू से आखिर तक YouTube लाइफ में मैंने आज तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं की, किसी भी कंपनी या ब्रांड का कोई विज्ञापन नहीं किया। अभी हम अगम से 25 और खलचर से 50 किलोमीटर दूर हैं। सियोक नदी पर ये 200 फीट लंबा लोहे का पुल बना है। ऐसे पुलों पर एक बार में एक ही बड़ा वाहन जाने के लिए लिखा होता है। ये मजबूत ब्रिज होते हैं, पर इतने भी नहीं कि एक साथ 2 बड़े वाहनों का लोड झेल सकें। तो सेफ्टी के पर्पज़ से एक टाइम में एक ही वाहन पास करने के लिए बोला जाता है। सामने वाले पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि रेड प्लेनेट मंगल ग्रह पर आ गए हों। सियोक रिवर फिर से सड़क किनारे आ गई। ये नदी भी हमारे साथ तुम डाल डाल हम पात पात का खेल खेल रही है कि जहाँ तुम जाओगे हम वहीं आएंगे। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई। नदी हमारे पीछे नहीं बल्कि हम नदी के साथ साथ चल रहे हैं। भाई साहब, वो प्रकृति है, उसके सामने हम बहुत छोटे हैं, नाम मात्र हैं। यहाँ पर नदी का ही पहला हक है, या जो पर्यावरण है, जो नेचर है, उसका ही पहला हक है। ये पत्थरों से भरे रेतीले पहाड़ हैं, सावधानी से गुजरना होगा। डर रहता है कि कहीं ऊपर से खिसक कर कोई पत्थर नीचे ना गिर जाए, इसलिए ऐसी जगहों पर रुकने से बचें। राइट साइड तो देखो, ऊंचा पथरीला पहाड़ है। आप वहां बैठकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर रियलिटी में ये भयभीत करने वाला है। लद्दाख हाईएस्ट एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, यानी ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान। यहाँ ऊंचे दर्रों पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। 6 महीने से ज़्यादा ये एरिया बर्फ़ में ढका रहता है। लंबी दूरी तक खाने पीने और पेट्रोल की व्यवस्था नहीं मिलती। खतरनाक कर्व वाले रास्तों से गुजरना होता है। इस तरह लद्दाख कोई साधारण जगह नहीं है। यदि आपने इसकी जर्नी को बाय रोड कभी किया है तो अपने आप को वहाँ भाग्यशाली मानिए, क्योंकि लद्दाख जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। बहुत कम लोग इन सभी जटिलताओं के बावजूद यहाँ पहुँच पाते हैं। मेरा यहाँ आने का प्लान करीब 3-4 वर्षों से था, या फिर उससे भी ज़्यादा। कुछ ना कुछ काम आने से जो है इतना समय लग गया, और अब फाइनली मैं लद्दाख में हूँ। यहाँ बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं, जिनको सड़क से हटाकर साइड किया गया है। मैं और मेरे दोस्त ने उत्तर प्रदेश से जर्नी शुरू की थी। उसके बाद चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल पहुँचे और फिर लद्दाख में एंटर करके पेंगोंग लेक गए और अब अगम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कुल दूरी देखें तो जहाँ से हम चले थे वहाँ से यहाँ तक करीब 1200 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है, यानी कि बाइक जर्नी हमारी 1200 किलोमीटर हो गई। हमारे साथ जो अन्य 2 बाइक वाले हैं वो कर्नाटक से हैं। ये हमें हिमाचल के जिंगजिंगबार में मिले थे, वहाँ उनसे कुछ बातचीत हुई और जब से हम साथ चल रहे हैं। हाँ, एक दिन के लिए जो अलग हुए थे, लेकिन बाद में मिल गए। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, यूपी, दिल्ली या हिमाचल से छोड़ो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल पर आने वाले बियर ग्रिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा ना, तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर आप कहीं भटक जाओ तो पहले कोई नदी ढूंढो और फिर उसके साथ साथ चलते रहो, क्योंकि जो है नदी किसी गांव या कस्बे शहर तक जाती है। तो ऐसे में नदी की हेल्प लेकर आप मानव बस्ती में पहुंच जाओगे। मैं भी पता नहीं वीडियो में क्या क्या बोल रहा हूँ यार, जो मन में आ रहा भाई साहब बोलता जा रहा हूँ। अब वीडियो में बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, या फिर वीडियो ऐसे खाली चलेगी तो कैसा अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो मन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। बोर तो हो गया आँखें। 19 किलोमीटर बाद हम अगम पहुंच जाएंगे।
यहाँ फिर से पहाड़ों का कलर चेंज हो गया है। पहले लाल या भूरा कलर देख चुके हैं, अब ये ब्लैक कलर जैसे पहाड़ हैं। नज़ारे बदलते जा रहे हैं। बड़ी देर बाद कुछ बसावट दिखाई दी, लेकिन ये BRO ब्रो नहीं, वो भाई वाला ब्रो नहीं, BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की जो है यहाँ पर कैंटीन, रेस्टोरेंट और टॉयलेट की सुविधा है। लेकिन पता नहीं कि ये टूरिस्टों के लिए है भी या नहीं। जैसे BRO जो है अच्छा संगठन है। ये जो है देश की सीमाओं से लगे हुए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सड़क, पुल और अन्य निर्माण कार्य करता है। फिर से हमें नदी के ऊपर बने लोहे के पुल को पार करके दूसरी तरफ जाना है। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और फोटो तथा वीडियो बनाने लगे। लद्दाख में आने की खुशी में ये पल रिकॉर्ड किए। हालांकि हम लद्दाख में एंटर तो एपिसोड 3 में ही कर चुके थे, पर दोस्तों को देखकर ख्याल आया, मतलब इन्हें जो हमारे कर्नाटक के भाई थे वो रुक गए, तो भैया हम भी रुक गए। वो यहाँ पर नाचने लगे लद्दाख आने की खुशी में, तो हम भी उनकी खुशी में शामिल हो गए कि जा तो हम भी रहे हैं ना, तो हम भी एंजॉय करने लगे कि भाई चलो बना लो, वीडियो शूट कर लो आगे की याद के लिए। लद्दाख थोड़ी थोड़ी देर में चौंकाता रहता है, मतलब आश्चर्यचकित करेगा लद्दाख। यहाँ देखिए, एक तरफ काले पहाड़, बीच में रिवर और दूसरी तरफ अलग कलर के पहाड़ सोचने को मजबूर करते हैं कि यार एक ही जगह पर इतनी विविधता कैसे हो सकती है। यही तो इसकी खासियत है। हरियाली दोबारा दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा है कि आगे कोई गांव आने वाला है, किसी विलेज के हमें दर्शन होने वाले हैं। पीछे की तुलना में यहाँ पेड़ ज़्यादा लंबे हैं। ऐसे पेड़ हमने पहले भी अपनी वीडियो में देखे हैं। शायद ये पॉपुलर के पेड़ हैं, जो गांवों में इन पेड़ों को कहा जाता है पॉपुलर के। यहाँ से अगम विलेज शुरू हो रहा है। जी हाँ, हम दुर्बुक से 63 और सियोक से 45 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। अब खलसर 25 किलोमीटर बचा है। यहाँ पर एयरटेल और BSNL या फिर जियो के नेटवर्क मिल सकते हैं। सी लेवल से 3285 मीटर की हाइट पर बसा अगम लेह ज़िले में आता है। ये गांव सियोक घाटी में है, जहाँ सियोक रिवर बहती है पास में। यहाँ से दिस्कित 46 और हुंडर 57 किलोमीटर है। ये अगम सियोक रोड है। पहले जब नुब्रा घाटी से पेंगोंग तक कोई डायरेक्ट रोड नहीं थी, तो लोग नुब्रा वैली में घूम फिर के फिर वापस ले जाते थे और फिर दूसरा रूट लेकर अगले दिन वो पेंगोंग के लिए निकलते थे। सियोक रोड बनने से आप इस रास्ते से भी पेंगोंग जा सकते हैं। इससे काफ़ी समय और किलोमीटर बचता है। अगम से 2 रास्ते जा रहे हैं। अगर आप सीधे वाले से जाते हैं तो यहाँ से 62 किलोमीटर दूरी पर सक्ती और फिर कारू होते हुए लेह जा सकते हैं, जो यहाँ से 107 से 115 किलोमीटर के आसपास है। इस रोड से वारीला पास जाने का भी ऑप्शन है। और अगर राइट साइड से खारदुंगला होते हुए जाना है तो यहाँ से लेह 115 किलोमीटर पड़ेगा। यानी कि अगम से लेह जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों से लेह लगभग सेम दूरी पर है। यहाँ हम कुछ देर खाने के लिए रुके। अब पुल पार करके अगम से 27 किलोमीटर आगे खलसर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क किनारे नए पौधे लगाए गए हैं। लद्दाख में अब पहले की तुलना में ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है और इनका ख्याल रखा जाता है,
तब ये पौधे जो हैं चल जाते हैं, वरना ज़्यादातर एरिया में हरियाली बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ये अब सबसे चौड़ा खुला मैदान आया है। मैंने एक्शन कैमरा बाइक के हैंडल के बीच लगाया हुआ है, जिससे ये वीडियोस बन रही है। यहाँ से खलसर 21 किलोमीटर है। रोड अच्छी आ चुकी है। लद्दाख में ज़्यादातर सड़कें सिंगल लेन की है। ये सड़क के ऊपर जो पहाड़ हैं, कुछ ऐसा नज़ारा जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए भी आता है। नदी का एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पर भी पेड़ लगाए गए हैं। इस तरह खुला मैदान आने से बाइक की स्पीड बढ़ाकर समय बचा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पांग में कहा था ना, जो खुला मैदान है, कि इनमें सड़कों के बीच में थोड़े बहुत उछाल आते रहते हैं, इसलिए इतनी भी स्पीड मत बढ़ा लेना कि उछलकर कहीं दूर जा पड़ो, क्योंकि बैलेंस करने में दिक्कत होगी फिर ज़्यादा हाई स्पीड में। यहाँ से अब हम धीरे धीरे घूमकर ऊपर की ओर चढ़ेंगे। अब फिर से नीचे की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही सड़कें ऊपर नीचे जाती रहती हैं। खलसर अब सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। छोटे मासूम बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। ये अपने हाथ फैला रहे हैं। हमें नहीं पता था कि यार रास्ते में बच्चे टॉफ़ी, बिस्किट या चॉकलेट वगैरह मांगते हैं। जब बाद में पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमें इनके लिए किसी दुकान से कुछ लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं थी जिससे हम कुछ नहीं ले पाए, और पहले से हमारे पास खाने की चीज़ थी नहीं जो इनको दे देते। तो सॉरी बच्चों, हम आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे पाए। अगर हम फिर कभी जाते हैं तो ये चीज़ें रख कर ज़रूर ले जाएंगे, जिससे कि ये बच्चों को बांट सकें। सड़क किनारे झाड़ियाँ बढ़ गई हैं जो कि रोड के ऊपर आ रही हैं। यहाँ से खारदुंगला 25 किलोमीटर है। देखिए, खारदुंगला और खारदुंगला टॉप दोनों अलग जगह हैं। ये मत सोच लेना कि खारदुंगला मात्र जो टॉप है, जो दर्रा है, वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है। नहीं, ये सिर्फ खारदुंगला जगह है और वो टॉप है। यहाँ से लेह 97 किलोमीटर है। ऊपर पहाड़ से पत्थर गिरकर रोड पर ना आ जाए, इसलिए सड़क किनारे
पत्थरों को बांधकर लगाया गया है। आगे हमारे कर्नाटक के साथी की बाइक फिसल कर पानी में गिर गई, जिसे उठवाने के लिए मैं उतरकर आगे गया और बाइक निकालने में जो है हेल्प की। पूरी लद्दाख जर्नी में सिर्फ इसी जगह पर बाइक गिरी है, वरना तीनों बाइक कहीं नहीं गिरी। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं सफ़र में। अच्छा ये है कि इन्हें किसी भी तरह की चोट या नुकसान नहीं हुआ। जब हम यहाँ रुक ही गए हैं तो थोड़ा आसपास देख लेते हैं। नदी में पानी साफ बह रहा है। पीछे जो झाड़ियाँ देखी थी शायद ये भी वैसी ही हैं। नदी पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे की ओर बढ़ गए और फिर से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। मित्रों अब वीडियो जो है थोड़ी देर खाली चलेगी, तो मैंने सोचा कि खाली क्यों जाने दूँ, कुछ ना कुछ बताए दूँ। तो मैं जो है लद्दाख सीरीज़ में जो हमारे पिछले सारे एपिसोड्स आ चुके हैं उनके बारे में ही जानकारी दे देता हूँ कि किस एपिसोड में क्या था। तो फिर सुनिए। एपिसोड 1 में हम मनाली से केलांग पहुँचे थे। एपिसोड 2 में केलांग से जिंगजिंग बार, 3 में जिंगजिंग बार से गाटा लूप की शुरुआत तक आए थे, 4 में गाटा लूप से पांग तक का सफ़र किया था, 5 में पांग से कारू तक पहुंचे थे और एपिसोड 6 में कारू से पेंगोंग लेक पर जाकर कैंप में स्टे किया था। और इस एपिसोड में तो आप देख रहे हैं साथ में कि हम कहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दिस्कित और हुंडर की ओर, यानी कि नुब्रा वैली में पेंगोंग लेक से। इन वीडियोज़ में लद्दाख आने वाले पर्यटकों के लिए कूट कूट कर जानकारी भरी है अच्छी तरह से। मैं आगे भी ये सीरीज़ जारी रखूँगा, जिसमें शायद 8-9 एपिसोड और आएंगे, यानी कि लद्दाख सीरीज़ में कुल 15 से ज़्यादा एपिसोड हो जाएंगे। ये नज़ारा खलचर से 6 किलोमीटर पहले का है। रेतीला एरिया आना शुरू हो गया, जो कि आगे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सामने के पहाड़ सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं। तो ये भी कोई बताने की जरूरत थी क्या? यार बता दिया बस। 1 घंटे की ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। अरे यार चलो इसको थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा, बाद में कर देंगे। खलसर से 3 किलोमीटर पहले 2 रास्ते आते हैं। नीचे वाली रोड से जो है 26 किलोमीटर दूरी पर दिस्कित, 33 किलोमीटर पर हुंडर और 116 किलोमीटर बाद तुर्तुक है। जो ऊपर वाला रास्ता था उससे खारदुंगला पास भी जा सकते हैं, जो यहाँ से 53 किलोमीटर है। और अगर लेह जाना है तो वो 92 किलोमीटर है। तुर्तुक जो है 1971 से पहले पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए पीओके में था। 1971 की जंग में इसको भारतीय सेना ने भारत में मिलाया, तब से ये जो है भारत का हिस्सा है। हिस्सा तो खैर पूरा पीओके है। देखो कब भारत में आता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जीते जी तो ये मुझे खबर सुनने को मिल जाए कि भाई पीओके भारत का जो है अब ऑफिशियली तो पहले से ये मतलब कि भारत में मिल चुका है ज़मीन के रूप में। बहुत खूबसूरत गांव है तुर्तुक। खलसर से 1 किलोमीटर पहले ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट है। यहाँ चेक पोस्ट पर वाहन को नहीं रोका गया, पर कुछ स्थानों पर बाइक या गाड़ी को रोककर वाहन का नंबर लिखा जाता है और आपका नाम भी, ठीक है, कि कौन सा वाहन किस समय से कौन सी चेक पोस्ट पार की, सेफ्टी के लिए।
वैसे तो अब नॉर्मली लद्दाख घूमने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं है, बस 400 रुपये की एनवायरनमेंट फ़ी और 100 रुपये की वाइल्ड लाइफ फ़ी का भुगतान करके एक लेटर लेना होगा, जो कि ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। और एक ऐप भी है, उस ऐप से भी आप ये कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दुरबुक से करीब 90 और सियोक से 73 किलोमीटर दूरी पर बसे खलसर या खलसार गांव में। ये छोटा सा गांव नुब्रा वैली में है। यहाँ से नुब्रा वैली शुरू हो रही है। इस गांव में कुछ होम स्टे और रेस्टोरेंट बने हैं, साथ ही कुछ दुकानों पर राफ्टिंग बुकिंग के भी पोस्टर लगे हैं। यहाँ सियोक नदी में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ से दिस्कित 22 और हुंडर 29 किलोमीटर है। 3264 मीटर की हाइट पर बसा खलसर गांव लेह जिले और नुब्रा तहसील में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 98 थी। कब तक यार मैं 2011 का हवाला देता रहूँगा भाई साहब, जब कोई नई जनगणना नहीं आई तो मैं क्या करूँ, यही डाटा अवेलेबल है तो मैंने बता दिया। गांव की खासियत यह है कि यहाँ 1000 पुरुषों पर 1649 महिलाएं थी, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। क्या बात, अच्छी बात है यार। ये क्षेत्र लद्दाख के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ काफ़ी पेड़ और झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जो दिस्कित में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी कारण नुब्रा वैली को ल्यूदुम्रा या फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। खलसार से एक रास्ता जो है सियाचिन बेस कैंप की ओर भी जाता है, जो यहाँ से 108 किलोमीटर है। 3 से 4 घंटे में आप सियाचिन के बेस कैंप में पहुँच जाओगे। अब सियाचिन क्या है, तो भाई साहब वर्ल्ड में हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा युद्ध वाला स्थल है। बहुत ख़ास जगह है वो, जहाँ पर जो है सब चीज़ खाने पीने की जम जाती है। और हमारे वहाँ वीर सैनिक जो है ड्यूटी करते हैं। और एक युद्ध भी हुआ था, उसमें जो है भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। सियाचिन वॉर के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। देखिए नुब्रा वैली का जिक्र आया है, तो पीछे जो हमने बात की थी काफ़ी पहले सिल्क रूट के बारे में, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। हालांकि इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि पुराने समय में सियोक तथा नुब्रा वैली के गांव सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करते थे। व्यापारी यहाँ से गुजरते और गांवों में ठहरते थे। ये व्यापार भारत, चीन, मिडिल ईस्ट और ईरान होता हुआ यूरोप तक जाता था। इन रास्तों द्वारा एशिया से यूरोप के बीच रेशम यानी सिल्क, सोना, मसाले, ऊन, चाय और कागज़ समेत अन्य कई वस्तुओं का जो है व्यापार होता था। पुराने सिल्क रूट के निशान अगली वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ हो रही रिवर राफ्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नुब्रा वैली की सियोक रिवर में जून से सितंबर के बीच रिवर राफ्टिंग होती है। यहाँ अलग अलग रूटों के प्राइस अलग हैं। खलसर, सुमूर, दिस्कित या हुंडर के लिए राफ्टिंग होती है, जिसके प्राइस 1000 से 3000 रुपये तक हो सकते हैं। नदी का पानी ग्लेशियर के पिघलने से आता है, इसलिए काफ़ी ठंडा होता है। तो राफ्टिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ठंड लगने वाली है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब एक रैपिड ऊपर से गुजरता है आपके, मतलब पानी के छींटे लगते हैं, फिर आगे जो है थोड़ी देर बाद वही पानी नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन शुरुआत में बहुत ठंडा लगेगा। राफ्टिंग की शुरुआत 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर आपको ये राफ्टिंग करनी है तो यहाँ आकर कंपनी वालों से बात कर लीजिए। हम नुब्रा वैली में और अंदर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि पहले बताया कि नुब्रा नाम तिब्बती शब्द दुमरा DUMRA या ल्यूदुम्रा से आया है, जिसका अर्थ है वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी। इसको लद्दाख के बगीचे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस घाटी में लद्दाख के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे और हरियाली देखने को मिलती है। लेफ़्ट साइड में सफ़ेद रंग की जो 8 स्तूप दिखाई दे रहे हैं वो बौद्ध स्तूप हैं। ये धार्मिक संरचनाएं होती हैं जो बौद्ध बाहुल्य क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। इसको नुब्रा चौक भी कह सकते हैं। यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक तो वो जिससे हम आए हैं, दूसरा अगर आप सीधा जाते हैं तो यहाँ से 17 किलोमीटर बाद सुमूर और 40 किलोमीटर की दूरी पर पनामिक आ जाएगा। पनामिक में जो है गर्म पानी के झरने हैं, वहाँ भी कुछ लोग क्या काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी समय कम है तो हमें जाना है दिस्कित, जो यहाँ से 17 किलोमीटर है। इसके लिए हमें लेफ़्ट वाले रास्ते से जाना होगा।
ये नुब्रा वैली का ऑयल पंप है। दूसरा पंप दिस्कित में है। इस घाटी में यहाँ से थोड़ी दूर आगे सियोक और नुब्रा नदी आपस में मिलती है। नुब्रा नदी को सियाचिन नदी भी कहा जाता है। लद्दाखी में नुब्रा का अर्थ पश्चिमी भी हो सकता है। नुब्रा घाटी सी लेवल से 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। घाटी मतलब एक एरिया। इस घाटी में खुबानी, अखरोट और अन्य फलदार पेड़ होते हैं। मित्रों, आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि नुब्रा और नुब्रा वैली में क्या अंतर है। तो देखिए, नुब्रा नाम बड़े इलाके के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई ज़िला या तहसील हो। नुब्रा जो है लेह ज़िले का सब डिवीज़न है, जिसका हेडक्वार्टर दिस्कित में है। इसमें कुछ वैली, नदियाँ और गांव आते हैं, जैसे दिस्कित, हुंडर, तुर्तुक, पनामिक, सुमुर, खलसर, सब इसी नुब्रा में है। अब नुब्रा वैली को देखते हैं। नुब्रा चूँकि बड़ा क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के अंदर ही नुब्रा वैली है। इसको और आसान कर दूं तो वो ये कि नुब्रा बड़ा है और नुब्रा घाटी उसके अंदर छोटी जगह है। नुब्रा वैली सियोक और नुब्रा नदी के बीच बनी है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची हाई एल्टीट्यूड वाली और भारत की सबसे लंबी जिप लाइन है, जो कि खलसर डेजर्ट हिमालयन एडवेंचर पार्क में है। ये जिप लाइन सी लेवल से 3230 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है, जो दोनों तरफ से करीब 2.3 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से सियोक रिवर और रेत के टीले, जिन्हें सैंड ड्यून्स भी कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसका चार्ज 1500 रुपये से 2500 रुपये तक हो सकता है। और अगर आपको साइकिल जिप लाइन करनी है तो वो 700 से 1000 रुपये के आसपास हो जाएगी। बाकी रेट सीजन पर भी निर्भर करेगा और मोल भाव करके भी आप उनको कम कर सकते हैं। जिप लाइन के अलावा यहाँ ATV राइड और बंजी फ्री फॉल जैसे एडवेंचर भी कर सकते हैं। दुर्गा माता का छोटा मंदिर बना है। चलो शुक्र है यहाँ साइड में रेलिंग तो लगी है। दिस्कित यहाँ से 10 किलोमीटर आ गया है। नीचे सियोक नदी बह रही है। हमें धीरे धीरे कर्व यानी घूम कर ऊपर पहाड़ पर चढ़ना है। पीछे जो पहाड़ थे ये उनसे अलग हैं। वो रेतीले पथरीले पहाड़ थे, जबकि ये कठोर पत्थर वाले पहाड़ हैं जो आसानी से नहीं कटते। नदी दूर तक फैली है लेकिन पानी कम है। नीचे नदी में और आसपास जो रेत दिख रहा है वो आगे काफ़ी बढ़ जाएगा और ज़्यादा रेत के टीले देखने को मिलेंगे। फिर से ग्रीनरी आ गई, जहाँ झाड़ियाँ और पेड़ पौधे लगे हैं। नीचे जो आपको बसावट दिख रही है वो दिस्कित में ही है, यानी कि वहाँ दिस्कित इलाका है। हमें वहीं जाना है। नुब्रा में सिनो लेपर्ड, भेड़िया, नीली भेड़ और लाल लोमड़ी जैसे कुछ वन्यजीव भी पाए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं, आबादी से काफ़ी दूर रहते हैं। अगर खेती की बात करें तो नुब्रा क्षेत्र नदी के कारण जो है उपजाऊ है, जहाँ गेहूँ, मटर, जौ, सरसों जैसी कुछ खेती हो जाती है। दिस्कित 2 किलोमीटर की दूरी पर बचा है। यहीं से होटलों की शुरुआत हो चुकी है। अब हम दिस्कित या डिस्किट गांव में प्रवेश कर चुके हैं, जो सी लेवल से 3144 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ये नुब्रा वैली का सेंटर माना जाता है। दिस्कित लेह ज़िले में है। ये नुब्रा तहसील और सब डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ से लेह जाना है तो पहले 75 किलोमीटर खारदुंगला जाना होगा, फिर वहाँ से 40 किलोमीटर आगे लेह आएगा। उस और अगले एपिसोड में चलेंगे। सियोक नदी किनारे बसे दिस्कित में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1760 थी और 344 घर थे।
दिस्कित में कई होटल, होम स्टे, कैंप, रिजोर्ट, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ केंद्रीय विद्यालय, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सब डिवीज़न हॉस्पिटल और पीडब्ल्यूडी ऑफिस बने हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ जियो और बीएसएनएल के 4G नेटवर्क मिल सकते हैं और शायद एयरटेल की भी कनेक्टिविटी आ गई होगी। दिस्कित में 32 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा और पहाड़ी पर एक मठ भी बना है, जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। दिस्कित नुब्रा वैली का एक बड़ा गांव या कस्बा है, जहां खूब हरे भरे पेड़ पौधे हैं। अब हम दिस्कित से आगे निकल आए हैं और हुंडर की ओर बढ़ रहे हैं, जो केवल 3 किलोमीटर बचा है। दिस्कित से आगे नज़ारा बदल गया। नीचे सफ़ेद बालू के टीले हैं, जिन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी की जाती है, जो भारत में केवल इसी जगह पर पाए जाते हैं। वेलकम टू हुंडर या हंडर, जो भी आप कहना चाहें, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। हुंडर का एरिया मैदानी है। यहाँ पर भी कई होटल, रिजॉर्ट, कैंप और होम स्टे बने हैं, जहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये में कमरा मिल जाता है। मोल भाव कर लेंगे तो और जो है रेट में चेंज हो जाएगा। दिन ढलता जा रहा है, अंधेरा होने लगा है। चूँकि ऊँटों की सवारी यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे से होती है, इसलिए हम आगे ही कहीं स्टे देखेंगे। 3048 मीटर की हाइट पर बसा हुंडर सियोक रिवर के किनारे बसा है। हमने आज पेंगोंग लेक से सफ़र शुरू किया था और यहाँ तक करीब 170 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। तो अन्य दिनों के मुकाबले आज हमने सही दूरी तय कर ली। हम यहाँ आकर रुक गए कि रूम कहाँ लें। कुछ देर बाद फिर से आगे बढ़ गए। हमने एडवांस में रूम बुकिंग नहीं किया था, बस ऐसे ही पूछताछ करके आगे बढ़ रहे थे कि सैंड ड्यून्स कितनी दूर है। वो इसलिए क्योंकि हम उसी के आसपास स्टे करना चाहते थे, ताकि अगले दिन जल्दी पहुंचकर एक्टिविटी करके लेह की ओर निकल सकें। इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले देखते हैं कि यहाँ से सैंड ड्यून्स कितनी दूर है। इसी की खोज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर वापस आकर स्टे ढूंढेंगे। हुंडर कभी पुराने नुब्रा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिस कारण यहाँ आज भी पुराने राजा के महल के अवशेष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम रुक गए, यानी कि बाइक से यहाँ तक हम कल आ सकते हैं। इसके थोड़ी दूर आगे 2 कुबड़ वाले यानी कि बैक्ट्रियन ऊँटों की सवारी होती है। तो चले अब पीछे वापस लौट कर कोई स्टे देखते हैं। 1 मिनट में काफ़ी घूमने के बाद ये कैंप साइट दिखाई दी। इनसे बात हुई और हमने यहीं ठहरना उचित समझा कि यार रात भी हो चुकी है, तो कहाँ तक ढूंढेंगे, इसमें ही रुक जाते हैं। चूँकि ये वीडियो मैंने पहले बताया कि पुरानी है, तो अब शायद ठीक से याद नहीं कि हम 4 व्यक्तियों के लिए 2 कैंप जो हमने लिए थे वो कितने रुपए में मिले थे। शायद 3-4 हज़ार रुपये के आसपास रहे होंगे, मतलब डिनर और जो है ब्रेकफास्ट को मिलाकर। अच्छा कैंप है, साफ़ सफाई भी है। बेड के नीचे लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बिजली शायद 11 बजे के बाद नहीं आती, इसलिए स्टे लेने से पहले बात कर लीजिएगा कि लाइट किस समय तक आएगी और उसके बाद क्या सोलर पैनल या किसी भी जुगाड़ से जो है लाइट दी जाएगी या नहीं। अटैच्ड बाथरूम है। यहाँ आकर काफ़ी राहत महसूस हुई कि एक लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। 4 व्यक्तियों के लिए हमने 2 कैंप लिए हैं। डिनर कुछ इस तरह का है। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर इसमें कहीं कुछ छूट गया हो, कोई गलती रह गई हो, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं लद्दाख सीरीज़ के एपिसोड 8 में। तब तक के लिए जय हिंद।